तो सबसे पहले जैसे आप लोगों ने देख लिया होगा भाई टाइटल में कि आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन सोर्स वर्सेस क्लोज सोर्स एंड हार्डवेयर्स के बारे में और सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जान लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में जानते हैं भाई। तो हार्डवेयर है क्या। तो आप सब ने सुना होगा, जानते भी होंगे कि बचपन में आपने डिफिनेशन पढ़ रखी होगी, हार्डवेयर इज़ वेरी हार्ड एंड सॉफ्टवेयर इज़ वेरी सॉफ्ट। तो बट आज हम लोग इस डिफिनेशन को थोड़ा सा गलत ठहराएंगे और कुछ नई चीज़ें भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को। तो हार्डवेयर की डिफिनेशन की अगर बात कर लिया जाता है तो हार्डवेयर क्या है भाई, चलो यहाँ पे मैं हाईलाइटर का यूज़ कर लेता हूँ। तो हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच एंड इंटरेक्ट विद। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का वो भौतिक भाग होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं और जिनके साथ आप जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसे बोला जाता है हार्डवेयर। समझ में आया। तो ये आपके हार्डवेयर के बारे में हो गया। इसके बाद इसके हम टाइप्स की अगर बात कर लेते हैं, और यहीं पे अगर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना चाहूँ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, तो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर आपका होता है यहाँ पे नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स। जैसे आपका ये हार्डवेयर क्या था, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो वैसे जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो नॉन फिजिकल पार्ट होते हैं, है ना। तो क्या होता है, नॉन फिजिकल पार्ट। तो जो नॉन फिजिकल पार्ट होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी फिर से बाद में जब आपका सॉफ्टवेयर टॉपिक स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पे हार्डवेयर के टाइप्स के बारे में। तो हार्डवेयर के अगर टाइप्स की बात किया जाता है, हार्डवेयर के प्रकार यहाँ पे बेसिकली दो तरह के हैं भाई, आपके इनपुट हार्डवेयर और आपके आउटपुट हार्डवेयर। तो अब इनपुट हार्डवेयर क्या होते हैं और आपके आउटपुट हार्डवेयर क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका इनपुट हार्डवेयर के बारे में जानेंगे भाई कि इनपुट हार्डवेयर क्या होते हैं। तो इसकी अगर हम डिफिनीसन की बात करें तो यहाँ पर डिफिनीसन आप देख सकते हैं, एन इनपुट डिवाइस इज़ एनी हार्डवेयर यूज टू सेंड डेटा टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। सिंपल से वर्ड में अगर बोला जाए तो आपका वो ऐसा कोई भी इनपुट हार्डवेयर हो सकता है या इनपुट डिवाइस हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या कमांड देते हैं, उसे बोला जाता है इनपुट डिवाइस। समझ में आया। तो इनपुट हार्डवेयर में सबसे पहले आपका इनपुट डिवाइस था भाई। तो इनपुट डिवाइस समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अलाउिंग यूज़र्स टू इंटरेक्ट विद सिस्टम, ये यूज़र्स को अलाउ करता है सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। इन हिंदी अगर देखा जाए यहाँ पे तो इनपुट डिवाइस वह हार्डवेयर होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा भेजने के लिए किया जाता है ताकि यूज़र सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके। ये आपके इनपुट डिवाइस की परिभाषा हो गई। ठीक है। अब इनपुट डिवाइस के भी टाइप्स होते हैं, तो कुछ मेन इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। होते तो वैसे कई सारे इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली दो पार्ट में इसको बांटा गया है। एक पहला आपका है कीबोर्ड, एक आपका होता है माउस। कीबोर्ड जिसका हम यूज़ करके टेक्स्ट के फॉर्म में टाइप करके कमांड दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को, और माउस जिसकी हेल्प से हम अपने स्क्रीन पे नेविगेट कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे हम जो है क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरह तरह के काम आप माउस से कर सकते हैं। ये दोनों आपके क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में जानकारी लेते हैं भाई, इकट्ठा करें कीबोर्ड के बारे में जानकारी जुटाएं। तो आप सबको ऑलरेडी पता होगा कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड एक टाइपिंग के फॉर्म में, जिसका इस्तेमाल करके हम टाइपिंग के फॉर्म में कमांड कंप्यूटर को दे सकते हैं। तो यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट कमांड्स इनटू कंप्यूटर। समझ गए। परिभाषा हिंदी में अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर में टेक्स्ट और कमांड टाइप करने के लिए प्रयोग किया जाता है कीबोर्ड का। इसके अगर हम फीचर्स की बात कर लेते हैं भाई, तो इसमें तरह तरह की कीज़ होती हैं, तरह तरह के बटन्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की जैसे आपका शिफ्ट हो गया, शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन, अल्ट बटन, जो किसी दूसरे की के साथ मिलकर के ही काम करता है, ये अकेला इस्तेमाल में नहीं किया जाता है, अकेला इस्तेमाल में नहीं आता है। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक की आपके कुछ ऐसे की होते हैं जिनके अंदर आपके अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं। तो जैसे कि ए से जेड तक के आपके अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं, 0 से 9 तक के आपके नंबर्स हो गए हैं। तो इन की को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहते हैं, और इसी की को हम टाइपिंग की के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टाइपिंग की के नाम से। ठीक। चलो, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की का भाई दूसरा नाम हो गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम कीबोर्ड की एक लेआउट की बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड का क्या लेआउट होता है। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का लेआउट होता है जिसमें आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कीज़ होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं QWERTY से, क्वार्टी बोलते हैं इसको।
ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड कीबोर्ड का लेआउट क्या होता है, क्वार्टी लेआउट होता है। अगर एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में की बात करें कितने बटन्स होते हैं, तो एक मिनिमम आपके 101 की होते हैं, मैक्सिमम आपके 104 कीज़ होते हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, ठीक है। जैसे आपका एंटर, बैक स्पेस एंड स्पेस बार, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं टॉगल की। तो टॉगल की क्या होती है भाई, एक ऐसी की जिसके अंदर दो दो तरह के फंक्शंस छुपे होते हैं। जैसे कि आपका कैप्स लॉक और नम लॉक, इन दोनों बटन का आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा भाई, है ना। कैप्स लॉक का इस्तेमाल कब किया होगा आपने, जब कभी भी आप सारे के सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कैप्स लॉक को ऑन कर लेते हैं। तो जैसे आप कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो वहाँ पे सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर में लिखना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। और जैसे आप कैप्स लॉक को ऑफ़ करते हैं सारे के सारे आपके अल्फ़ाबेट्स जो स्मॉल लेटर में स्टार्ट होते हैं। तो ये होता है भाई आपका कैप्स लॉक का काम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में स्विच करना और कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में स्विच करना, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच करवा रहा है। तो यही टॉगल की भाई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दूसरी आपकी की होती है नम लॉक। नम लॉक की का भी सेम तरीके से दो स्टेट्स में काम करती है भाई। अगर नम लॉक की आपकी ऑफ हो जाए तो जो आपका नंबर की पैड होता है जो कीबोर्ड में एक राइट साइड में होता है, ये अगर आपका एक कीबोर्ड है तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में इधर पे आपके नंबर की पैड होते हैं, नम की पैड बोला जाता है, जिसमें आपके टोटल नंबर्स होते हैं 17 की होती हैं टोटल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका छोटा सा एक नम की होता है नम लॉक बटन, ये अगर ऑफ़ हो जाता है तो जो आपके नंबर्स हैं यहाँ पे नम की पैड में, ये एज अ एरो की काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब कभी भी अगर आप उन नंबर्स को प्रेस करें वहाँ पे नंबर टाइप ना हो करके वो एरो की तरह काम करें, मतलब आप पेज में नेविगेट करने लगें, तो आप समझ जाइए कि आपका नम लॉक बटन जो है ऑफ़ है। और ये ऑन है या ऑफ़ है कैसे पता चलता है, आप कीबोर्ड में यहाँ पे देखेंगे तो इंडिकेटर लाइट लगी होती हैं जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है। समझ में आया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर आपका आता है न्यूमेरिक कीपैड, ये जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे भाई, न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें आपके टोटल 17 की होती हैं। संख्याओं को तेज़ी से इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है इस न्यूमेरिक कीपैड का। फिर बात कर लेते हैं फंक्शन कीज़ की। तो टोटल फंक्शन की आपके 12 होते हैं, F1 से लेकर के F12 तक, ठीक है। और सारे फंक्शन की का अपना अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है वो, इसी वजह से कुछ फंक्शन की हैं जिनका फंक्शन जो है सेम रहता है हर एक प्रोग्राम पे, बट कई सारे फंक्शन की हैं जिनका फंक्शंस बदल जाता है अलग अलग आपके जब सॉफ्टवेयर्स पे आप पहुंचते हो। तो जैसे कि कई लोग जानते होंगे भाई F5 जो फंक्शन की होती है वो लगभग जब आप स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को तो रिफ़्रेश करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और वहीं पे अगर आप पावर पॉइंट में जाते हैं तो F5 का आप इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, प्रेजेंटेशन को रन करवाने के लिए। तो इसी प्रकार से आपके अलग अलग फंक्शन की इसका टास्क जो है कार्य बदल जाता है। उम्मीद करता हूँ भाई ये आपको कीबोर्ड के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। इसके बाद दूसरा आपका इनपुट डिवाइस है माउस, है ना। चूहा आपका तार वाला भी होता है, बिना तार वाला भी होता है। मतलब ये कि जो आपके माउस है ये भाई दो तरह से होते हैं, एक आपको होता है वायर्ड माउस, एक होता है वायरलेस माउस, है ना। वायर्ड जिसमें आपको तार से कनेक्ट करना पड़ता है USB पोर्ट के थ्रू, और वायरलेस जिसको बिना हम तार के कनेक्ट करते हैं। तो माउस है क्या, माउस इज़ ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ये आपके एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है भाई, जिसके हेल्प से आप स्क्रीन के साथ या कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं बाई मूविंग अ पॉइंटर को मूव करवा के। कैसे, पॉइंटर जहाँ पे से आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे माउस के हेल्प से ही चीज़ों को सिलेक्ट किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं हमारे माउस की वजह से। अगर हिंदी में परिभाषा की बात कर लें तो भाई माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करने और आइटम चुनने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भाई हिंदी में भी यहाँ पे है, दोनों चीज़ें दोनों भाषा में हैं। तो हिंदी इंग्लिश नो पार्शियलिटी। तो ये क्लासेस आपकी बाईलैंग्वेज ही चलती रहेंगी ऐसी भाई। अब टाइप्स ऑफ माउस की अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि मेनली माउस तो वैसे दो तरह की होते हैं, वायर्ड और वायरलेस, बट यहाँ पे इनके और भी आपको प्रकार मिल जाएंगे भी। इसमें बस अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग। पहला आपका है मैकेनिकल माउस, एक ऐसा माउस जहाँ पे रबर बॉल का यूज़ किया जाता है मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो बॉल का उपयोग किया जाता है मूवमेंट का पता लगाता है जो, ठीक है।
फिर आपका दूसरा है ऑप्टिकल माउस, जहाँ पे लाइट सेंसर्स लगे होते हैं जिनके वजह से मूवमेंट को डिटेक्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आपका आता है वायरलेस माउस। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बिना तार वाला माउस है ना, बिना तार के ब्लूटूथ या रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करके काम करता है भाई ये। तो जिसमें हम कनेक्शन के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी या फिर ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। फिर आपका है फोर्थ नंबर ट्रैक बॉल माउस। इसमें क्या होता है कि आपका एक ऐसा स्टेशनरी माउस होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि भाई जॉयस्टिक कभी आपने देखा होगा गेम खेलने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन पे मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो वैसे आपका ट्रैक बॉल माउस भी होता है, ये स्टेशनरी माउस होता है जो कि एक जगह पे रहता है। इसमें ऊपर की तरफ आपको एक रबर बॉल लगी होती है जिससे हम मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं या फिर पॉइंटर को अपने कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो माउस के फीचर्स के बारे में। तो इसके बटन की बात अगर कर लेते हैं तो भाई यहाँ पे आपको 3 तरह की बटन मिलते हैं। हाँ, ये बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो आप आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम पे माउस आ रहे हैं उसमें 3 बटन के अलावा कई सारे बटन्स होते हैं, तो अलग अलग माउस पे डिपेंड करता है, लेकिन मेनली आपके हर एक माउस में ये 3 बटन का होना ज़रूरी है। सबसे पहला बटन आपका है लेफ़्ट बटन। तो लेफ़्ट बटन का यूज़ हम करते हैं यूज़ फॉर सेलेक्टिंग आइटम्स एंड एग्जीक्यूटिंग कमांड। अगर किसी भी आइटम को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है या फिर कोई कमांड एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको लेफ़्ट बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कोई फाइल भी ओपन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ता है, ठीक। फिर इसके बाद आता है राइट बटन। तो राइट बटन का काम क्या होता है भाई, यूज़ टू ओपन कंटेक्स्ट मेन्यू। कंटेक्स्ट मेन्यू को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका आता है मिडिल बटन। तो मिडिल बटन का क्या काम होता है, चीज़ों को स्क्रॉल करने के लिए। तो जनरली यूज फॉर स्क्रॉलिंग और कस्टमाइज एक्शन। ये स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग का काम करता है, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने PDF को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए जो आपके लेफ़्ट और राइट बटन के बीच में एक पहिया जैसा बटन दिखाई पड़ता है, इसी को बोलते हैं स्क्रॉल बटन, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं DPI। अब ये DPI क्या होता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे माउस पे भाई, तो जितना ज़्यादा आपके माउस का DPI होगा, DPI वैल्यू, उतना तेज़ी से आपका माउस ऐसे होवर करेगा, मतलब मूव करेगा। अगर यहाँ पे माउस को मैं धीरे से घुमा रहा हूँ और बहुत तेज़ी से ये मूव कर रहा है इसका पॉइंटर, इसका मतलब ये है कि DPI बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा DPI की वैल्यू उतना अच्छे से आपका माउस स्क्रीन पे मूवमेंट करेगा। तो डिफिनीसन देख सकते हैं, DPI मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ माउस। ये माउस की सेंसिटिविटी को मेज़र करता है। हायर DPI रिजल्ट इन फास्टर कर्सर मूवमेंट ऑन द स्क्रीन। अगर आपका DPI की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो आपका कर्सर बहुत तेज़ी से स्क्रीन पे मूव करेगा। इसी चीज़ को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, DPI माउस की संवेदनशीलता को मापता है। उच्च DPI स्क्रीन पर तेज़ कर्सर मूवमेंट प्रदान करता है या फिर मूवमेंट देता है। समझ में आया? तो ये था भाई आपका माउस के अंदर DPI नामक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर अगर हम माउस के फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं तो चीज़ों को पॉइंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इस स्क्रीन वाले वर्ड को अगर पॉइंट करना चाह रहा हूँ तो इस माउस की हेल्प से आपको पॉइंट करके बता रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाता है कि पॉइंटिंग करना किसी चीज़ को। क्लिक करना, अगर हम कहीं पे क्लिक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें माउस का इस्तेमाल करना होता है। तो प्रेसिंग अ माउस बटन टू सिलेक्ट आइटम्स और एग्जीक्यूट कमांड, ये सारी चीज़ें। या कोई चीज़ अगर आप ड्रैग करके कहीं ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इस माउस का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वाला बॉक्स इनपुट करवा दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। अब इसे मुझे ड्रैग करके ले जाना है तो ये रहा ड्रैग करके ले जाना, इसे कहते हैं ड्रैगिंग करना, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी मूव करवा रहे हैं तो इसे बोला जाता है ड्रैग करना। ओके, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा भाई। तो जितने लोग भी यहाँ पे लाइव देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो। क्लियर है तो आप लोग यस सर बोल दीजिए। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए भाई कि लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिनको अभी तक नहीं पता है कि क्या लाइव क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप एग्ज़ाम नहीं है तो नॉलेज पर्पज़ के लिए भी पढ़ सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, क्या वो कुछ क्वेश्चन का जवाब अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो किन्हें किन्हें पता है भाई क्वेश्चन का जवाब?
और किनको किनको ये नहीं पता भाई कि क्वेश्चन क्या था। अगर नहीं पता कि क्वेश्चन क्या था तो इसका मतलब ये है कि कल का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है। किसी को अगर याद है क्वेश्चन क्या था तो आप लोग बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके। और हाँ, अगर आप लोग के कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं भाई। आपका कमेंट हमारे सामने चल रहा होता है तो हम उसे देख करके आपके जवाब ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप बाद में वीडियो देखते हैं तो जो लोग बाद में देखते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि लाइव नहीं देख पाते हैं तो बाद में देखेंगे, तो जो बाद में देखें वो कमेंट बॉक्स में जा करके अपने डाउट को कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो उस चीज़ को भी आप कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज छोड़ के आ जाइए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। और अगर आप लोग को क्वेश्चन याद आएगा तो बता दीजिएगा, नहीं तो फिर हम आगे आपको बताते हैं कि कल का क्वेश्चन क्या था। तो जैसे कि हमने कीबोर्ड और माउस देख लिया है। चंदन सोनी आज से ही देख रहा हूँ सर। ओके, कोई बात नहीं, जो आज से देख रहे हैं तो ठीक है, यहीं से कंटिन्यू कर लें। बाकी टाइम निकाल करके पुराने वीडियोस को जा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए, तो जैसे आपने अभी पढ़ा कीबोर्ड और माउस के बारे में, तो वैसे ही कुछ और भी आपके इनपुट डिवाइस होते हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना हो। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो आपका पहला है MICR। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक ऐसा डिवाइस जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर्स को ही रिकॉग्नाइज करता है, रीड करता है। रीड एंड प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग स्पेशल मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ठीक है ना। तो एक ऐसा डिवाइस जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक कैरेक्टर से लिखे गए चीज़ों को रीड करे, प्रोसेस करे, इसे बोलते हैं MICR डिवाइस, ओके। ये सामान्यतः यूज़ कहाँ किया जाता है या फिर क्यों यूज़ किया जाता है? तो प्रोसेसिंग चेक्स एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो आपके चेक होते हैं या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको प्रोसेस करने के लिए इस MICR डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हिंदी में आप लोग रीड कर लीजिए भाई। अगर वैसे भी आप लोग तो बहुत आलसी होते हैं ना, तो मुझे रीड करना पड़ेगा, सबके सब एकदम नालायक हो जाते हो। चलो, ऐसी तकनीक जो विशेष प्रकार के चुंबकीय स्याही से लिखे गए अक्षरों को पढ़ने और प्रोसेस करने के लिए उपयोग की जाती है, खासकर चेक और वित्तीय दस्तावेजों में, उसे बोला जाता है MICR टेक्नोलॉजी। और जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो डिवाइस बनता है उसे बोलते हैं MICR डिवाइस। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगला डिवाइस आपका है OMR डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये आपका एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके OMR शीट्स में लिखे गए नहीं, जो आप OMR शीट में बबल्स फिल करके आते हैं या फिर जो आप चेक बॉक्सेस को फिल करके आते हैं, उनको रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है OMR। अब ये करेगा क्या? जो आप लोग पेन या पेंसिल से किसी भी चीज़ से जो मार्क करते हैं उसी चीज़ को ये रीड करता है। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है, रीड मार्क मेड ऑन अ पेपर, जो पेपर पे मार्क मेड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसको रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक चेक बॉक्सेस और बबल्स। सामान्यतः इसका यूज़ कहाँ किया जाता है भाई? टिपिकली यूज्ड इन एग्ज़ाम्स, सर्वेज या फिर क्वेश्चनरीज, है ना। आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाते होंगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आपको OMR शीट मिलती है जिसमें कई सारे गोले गोले बने होते हैं और आपको उसको गोला ही भरना होता है। और आपने ये भी सुना होगा कि बोला जाता है कि ये जो कॉपी है आपकी, ये जो सीट है आपकी, ये कंप्यूटर के द्वारा चेक की जाएगी। तो कंप्यूटर के द्वारा चेक की जाएगी, इसका मतलब है कि वो भाई OMR डिवाइस के थ्रू ही चेक की जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा भाई। और अगला डिवाइस आपका है OCR। हाँ, होशियार नहीं बोला मैंने, OCR बोला है। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एक ऐसा डिवाइस जो कि आपके कैरेक्टर्स को रीड करके उसको सर्चेबल या फिर क्लिकेबल बना सकता है ना। जिससे आप लोग गूगल लेंस का इस्तेमाल करके आप अपने बुक में लिखे गई चीज़ों को जब आप सर्च करना चाहते हैं, है ना, तो या तो आप टाइप कीजिए या फिर आप गूगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं और फिर बाद में वो सिलेक्ट भी हो जाता है। और जब सिलेक्ट हो जाता है तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी भाषा में। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी OCR टेक्नोलॉजी काम करती है। तो OCR टेक्नोलॉजी भी कुछ ऐसा ही काम करता है। तो आइए देख लेते हैं इसकी डिफिनीसन भाई। तो टेक्नोलॉजी यूज टू कन्वर्ट स्कैन डॉक्यूमेंट्स, PDFs और इमेजेस इनटू एडिटेबल और सर्चेबल डिजिटल डेटा। तो ये आपका क्या करता है भाई? एडिटेबल और सर्चेबल डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है आपके डॉक्यूमेंट्स को, PDFs को या फिर किसी इमेज को। ये तकनीकी स्कैन किए गए दस्तावेज़ों, PDF या इमेज को संपादन योग्य और खोज योग्य डिजिटल डेटा में बदलती है। ये है आपका OCR टेक्नोलॉजी या OCR डिवाइस।
फिर इसके बाद बात आती है भाई स्कैनर की। स्कैनर क्या होता है? तो स्कैनर भी आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जिससे आप लोग क्या करते हैं, अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका हम इस्तेमाल करके कन्वर्ट करते हैं अपने फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स को, या फिर कोई भी इमेज हो या कोई भी फ़ोटो हो, कुछ भी चीज़ें, या फिर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि मार्कशीट हो गया, है ना, या फिर आधार कार्ड है या कोई फ़ोटो है, अगर आप उसको डिजिटली बनाना चाहते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्कैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक। इसके बाद बात आती है टच स्क्रीन की। तो टच स्क्रीन की अगर बात किया जाए भाई, तो इसके बारे में तो सब कोई जानता है। टच स्क्रीन दिन भर आप लोग अपने स्मार्टफोन के साथ खेलते रहते हैं, उसमें भी आपका टच स्क्रीन ही होता है, जिसमें क्या किया जाता है भाई, आप अपने फिंगर्स के थ्रू स्क्रीन को टच करके इंटरेक्ट कर पाते हैं, है ना। तो एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो कि अलाउ करता है यूज़र को इंटरेक्ट विथ अ डिवाइस बाय टचिंग द डिस्प्ले स्क्रीन, है ना, जहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन को टच करके इंटरेक्ट किया जाए वो आपका टच स्क्रीन कहलाता है। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसमें उपयोगकर्ता स्क्रीन को छूकर डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये होते हैं आपके भाई टच स्क्रीन, तो आपके स्मार्टफोन में यूज़ होता है। फिर इसके बाद बात आती है माइक्रोफ़ोन की। तो ये माइक्रोफ़ोन भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। अब देखो कि आप लोगों ने इसका भी यूज़ किया होगा, है ना, जैसे कि अभी हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं तो एक माइक्रोफ़ोन का यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे द्वारा बोली गई भाषा जो है, वर्ड्स जो हैं, वो कंप्यूटर के समझने लायक भाषा में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए एक मीडियम का यूज़ किया जा रहा है, एक डिवाइस का यूज़ किया जा रहा है जिसका नाम है माइक्रोफ़ोन, जिसे आप लोग माइक बोलते हैं, शॉर्ट में माइक बोला जाता है, पूरा नाम इसका होता है माइक्रोफ़ोन। क्लियर है? तो एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं भाई, अपने साउंड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। आप बताइए क्या सबको इनपुट डिवाइस क्लियर है? क्लियर है तो एक बार यस सर या ओके सर लिख दीजिए, या फिर आप थम्स अप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे आपका अगले डिवाइस की तरफ जिसका नाम है आउटपुट डिवाइस। और अभी आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हम जानेंगे कि भाई ओपन सोर्स वर्सेस क्लोज सोर्स क्या होता है। एक मिनट भाई मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए सॉरी भाई, थोड़ा सा आप लोगों में से किसी ने भाई मुझे बददुआ दे दिया होगा, इसीलिए मेरा गला जो है अटक गया था। चलिए ठीक है, ओके सर क्लियर है। चलिए ठीक है भाई, ठीक ठीक। तो इस समय पे चंदन सोनी जी को क्लियर हो गया है, योगेंद्र को भी क्लियर हो गया है, सलोनी को भी क्लियर हो गया है, संजना को भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो जिनका जिनका मैसेज मेरे पास आ गया है उनका मैंने नाम ले लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है आउटपुट डिवाइस के बारे में भाई। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो आउटपुट डिवाइस अगर इन सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो एक ऐसा डिवाइस जो कि कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोसेस किए गए डेटा होते हैं उसको यूज़र के सामने पेश करता है, प्रेजेंट करता है। किस किस फॉर्म में वो पेश कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है? जैसे कि वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में वो यूज़र के सामने प्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो आउटपुट डिवाइस वह हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर से डेटा प्राप्त कर उसे उपयोगकर्ता के लिए समझने योग्य रूप में बदलता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज या साउंड। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस का काम होता है। तो आउटपुट डिवाइस कोई भी ऐसा हार्डवेयर हो सकता है जो ये काम करेगा। अब इसके भी एग्जांपल्स हैं भैया आपके सामने। प्रिंटर, देखो स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में या फिर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। बट जो आपका प्रिंटर होता है ये क्या काम करता है, ये आपके सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। मतलब कि आपके जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ये फिजिकल कॉपी में या फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जैसे कि आपका फिजिकल कॉपी हो सकता है किसी भी चीज़ का, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का, या फिर कोई फ़ोटो है आपके फ़ोन में सेव है, या कोई PDF है आपने कहीं से डाउनलोड किया हुआ है, या जैसे कि इसी क्लास के बाद में आप लोग को जो है नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं। अब आप उसको एकदम फिजिकल फॉर्म में चाहिए आपको, है ना, तो प्रिंटर का इस्तेमाल करके आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक।
अब प्रिंटर की अगर हम टाइप्स की बात कर लेते हैं तो प्रिंटर मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में फ़र्क क्या होता है? जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इसके थ्रू जब हम चीज़ों को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है भाई, जो आपका रिबन होता है वो पेपर के सरफेस पे डायरेक्टली स्ट्राइक करता है ना, तो रिबन को पेपर से टकरा कर प्रिंट करता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो बिना स्ट्राइक किए, डायरेक्टली स्ट्राइक तो नहीं करता है बट हाँ इनडायरेक्टली स्ट्राइक करता है, इस प्रकार से ये चीज़ों को प्रिंट करता है, इनका काम करता है। इसके अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल हैं यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, है ना, और भी होते हैं ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। तो ये आपके सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल होते हैं। तो आप अब जो मैंने बोला यहाँ पे लिखा नहीं है तो उसे आप लोग लिख लिया करिए भाई, है ना। सब यहाँ पे आलसी लोग होंगे, दिख रहा है मुझे यहाँ से, कोई कूलर की हवा खा रहा है, कोई पकौड़े तल के खा रहा है, और कोई एकदम से पैर दीवार पे टिका करके ऊपर बैठ करके पढ़ रहा है। तो कायदे से बैठ करके पढ़ा करो भाई, कॉपी पेन ले करके। कुछ जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पता चलें उसे साथ के साथ नोट कर लिया करिए, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक नोट्स बनाए नहीं हैं वो यहाँ से भी नोट्स बनाते हुए चलें, बीच में वीडियो पॉज कर लें या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अच्छा, तो अभी मैं आप लोग को ये बता देता हूँ भाई कि जो कल का क्वेश्चन था वो क्या था। तो फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया जा रहा है। कल क्वेश्चन हमने आप लोगों से ये पूछा था कि किस जनरेशन के दौरान राइज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर देखा गया, मतलब कि ऐसा कौन सा जनरेशन था जिसके समय पे पर्सनल कंप्यूटर का उदय देखा जाता है। तो जिसको जिसको पता है जल्दी से आंसर बता दीजिए, अदरवाइज़ हम तो यहाँ पे बैठे ही हैं आंसर देने के लिए। ठीक है, चंदन सोनी काम करते हुए पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस बार कोई तो नहाते हुए तो नहीं पढ़ रहा है? पिछली बार तो एक स्टूडेंट भाई नहाते हुए कपड़ा धोते हुए पढ़ रहा था, बोलता है सर मैं नहा रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ, साथ के साथ पढ़ भी रहा हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी कब आई, कैसे आई, मुझे नहीं पता है भाई। अगर वो स्टूडेंट देख रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को पता चल गया भाई, आंसर अब तक तो आ जाने चाहिए थे। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को आंसर मालूम है। तो आप लोग को दिया जा रहा है टोटल 1 मिनट का समय, विद इन 1 मिनट आपके आंसर कमेंट बॉक्स में भर के आ जाने चाहिए अगर पता है तो। तब तक हम मॉनिटर पढ़ लेते हैं। चलिए, अगला आपका आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको डिस्प्ले करवाता है कंटेंट को विजुअल फॉर्म में, है ना। तो डिस्प्ले विजुअल कंटेंट सच है टेक्स्ट हो गया, कोई इमेज हो गई, कोई वीडियो हो गया, है ना, जो कि आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। तो इन सब को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करने वाला आपका मॉनिटर होता है। जिस स्मार्टफोन का चाल दो भाष यंत्र का आप लोग इस्तेमाल करके पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जो आपके सामने PDF नोट्स दिख रहे हैं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी मॉनिटर के वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर या अन्य डिवाइस से टेक्स्ट, इमेज और वीडियो जैसी विजुअल सामग्री को प्रदर्शित करता है, उससे बोला जाता है मॉनिटर। अब मॉनिटर के कुछ फीचर्स होते हैं भाई, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहली बात आती है, पहला पॉइंट है कि फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर वाज इन्वेंटेड बाय फर्दिनांद ब्रान। तो पहला कंप्यूटर मॉनिटर जो है फर्दिनांद ब्रान अंकल के द्वारा बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1897 में बनाया जाता है। तो 1897 में फर्दिनांद ब्रान अंकल ने जो है पहला कंप्यूटर मॉनिटर इन्वेंट किया था, बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओएलईडी के टाइप्स के बारे में बात किया जा रहा है भाई, सॉरी एलईडी के टाइप्स के बारे में बात किया जा रहा है। दो तरह के एलईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है लगभग मेनली। एक है आपका ओएलईडी, फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अब एलईडी का फुल फॉर्म होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड, अब ओ लग गया है तो O फॉर होता है ऑर्गेनिक। इस तरह की एलईडी का या फिर इस टाइप के एलईडी का यूज़ सामान्यतः टेलीविज़न वाली स्क्रीन में किया जाता है। जो आपके टेलीविज़न्स आते हैं उसमें ओएलईडी का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा सस्ता होता है, इसलिए आज के टाइम के जो आपके टेलीविज़न्स होते हैं वो भाई आपके सस्ते आते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन होते हैं। बट वहीं पे स्मार्टफोन का स्क्रीन छोटा होता है, फिर भी महंगा होता है। तो यही सारे फ़र्क हैं आपके। फिर दूसरा एलईडी का टाइप होता है भाई एक एमोलेड। एमोलेड का फुल फॉर्म है आपका एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड।
इस प्रकार के एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन बनाने के लिए या स्मार्टफोन की स्क्रीन बनाने के लिए। समझ में आया? तो ये दो तरह के आपके एलईडी होते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच टाइप ऑफ एलईडी इज़ यूज्ड फॉर टेलीविज़न स्क्रीन, है ना? तो आपको क्या बताना है? ओएलईडी। ठीक। इसके बाद आप बात आती है भाई पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पिक्चर, कोई भी पिक्चर है तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसी को बोला जाता है पिक्सल। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट ले लीजिए, जैसे यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ तो आपको हल्का सा ब्लरी दिखाई पड़ रहा होगा, तो वो जो आपको हल्का सा ब्लर दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब आपको पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? देखो इसको अगर जूम कर दिया जाए, अब ये एकदम फुल जूम पे हो गया है, तो अब इससे ज़्यादा जूम तो होगा नहीं। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ पिक्सल्स प्रेजेंट इन स्क्रीन। चलो भाई, तो आपके स्क्रीन में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स अवेलेबल हैं, इसी को बोला जाता है रिजोल्यूशन। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना अच्छा रिजोल्यूशन होगा, मतलब कि चीज़ें उतना ज़्यादा क्लियर दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्क्रीन में ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स अवेलेबल हैं, इस वजह से चीज़ें आपको एकदम क्लियर दिखाई पड़ रही हैं। कोई भी इमेज अगर आपको ब्लर दिखाई पड़ती है जिसका मतलब वहाँ पे पिक्सल्स कम है ना? या कोई इमेज अगर आप जूम करते हैं वहाँ पे छोटे छोटे आपको बॉक्सेस नज़र आते हैं, मतलब कि वो एक बॉक्स ही पिक्सल कहलाता है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं स्क्रीन साइज़ मेज़रमेंट की, कि स्क्रीन की साइज़ को कैसे मेज़र करते हैं। अगर किसी ने बोला कि मेरे पास 75 इंच की एलईडी टीवी है, तो इसका मतलब क्या है 75 इंच का? क्या उसका पेरीमीटर है या फिर क्या है? तो ये देखो, स्क्रीन की साइज़ मेज़र करने के लिए हमें डायगोनल को मेज़र करना पड़ता है। इसको मेज़र करना पड़ता है डायगोनल को। और डायगोनल अगर आपको मेज़र करना नहीं आता है तो आपने मैथ में जो है एक थ्योरम पढ़ रखी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। याद आ रहा किसी को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में? जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बात कर रहे होते हैं और जो आपका डायगोनल या फिर जो आपका स्लैंट लाइन होता है जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो पाइथागोरस नामक अंकल थे उन्होंने अपना नाम पे थ्योरम दिया था, तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा इसी वजह से। तो ये कहते हैं कि भाई जो आपका ये एच का स्क्वायर होता है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, वो बराबर होता है किसके? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो अगर आपको ये परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो आप हाइपोटेनस पता कर सकते हैं, बस इसका अंडर रूट आपको कर लेना होता है। तो इस प्रकार से पाइथागोरस अंकल ने भी पाइथागोरस थ्योरम बनाया था, और इसी का इस्तेमाल करके आप लोग जो है स्क्रीन के साइज़ को मेज़र कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो स्क्रीन होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो आप ये जानते ही हैं कि रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे क्या होते हैं भाई? 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है ना? जब आप इसको डायगोनली कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो किसी एक पे भी आप काम करके फाइंड कर सकते हैं। अब लग रहा होगा कुछ लोगों को सर यहाँ पे तो आप मैथ पढ़ाने लगे। मैथ नहीं भाई, अब ये आपका आ गया स्क्रीन की साइज़ कैसे मेज़र करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर की। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर की अगर बात किया जाए तो भाई इसको अगर डिवाइड किया जाए तो दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, ओल्डर मॉनिटर्स एंड आज के टाइम पे यूज़ होने वाले आपके मॉडर्न मॉनिटर्स या फिर न्यूअर मॉनिटर। तो पुराने ज़माने के अगर मॉनिटर की बात किया जाए तो आप सबने देखा होगा, आप सबके घर में हो सकता है, किसी के यहाँ ज़रूर है, तो पुराने ज़माने वाली टीवी होगी जिसमें पीछे साइड पे बहुत ज़्यादा एरिया निकला रहता है, बैक निकला रहता है। जैसे कि अगर बनाने की कोशिश करूँ मैं, देखो थोड़ी सी मेरी आर्ट अच्छी नहीं है बट ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, और ऐसा करके कुछ होता था आपके पहले के टेलीविज़न्स। है ना? इस प्रकार से कुछ आपकी टीवी होती है जिसमें ये पीछे साइड में जो है बैक निकला रहता था। अब यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन तो इतनी छोटी सी आपकी होती थी, लेकिन इतनी बड़ी सी यहाँ पे बैक निकला रहता था। अब इसकी वजह से क्या होता था, स्पेसेस ज़्यादा ये कवर करता था, स्पेसेस ज़्यादा कवर करता था, साथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। कलर कंट्रास्ट वगैरह भी उतने ज़्यादा इसमें अच्छे नहीं हुआ करते थे। इसमें मात्र आपके 3 कलर का इस्तेमाल किया जाता था। कौन से कलर का? अगर कलर वाली आपके CRT मॉनिटर हैं तो वहाँ पे RGB, रेड ग्रीन ब्लू,
इन्हीं 3 कलर की हेल्प से बाकी सारे कलर्स बनते थे। चलो ठीक है, तो भाई बात कर लेते हैं CRT मोनीटर्स की। तो आपका एन ओल्ड टाइप ऑफ डिस्प्ले मोनीटर दैट यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम्स टू क्रिएट इमेज। एक इमेज को बनाने के लिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता था? इलेक्ट्रॉन बीम्स का। तो इस पर भाई इलेक्ट्रॉन बीम्स की बमबारी करवाई जाती थी। जब वो इलेक्ट्रॉन बीम्स आपके बमबारी होती थी तो वो स्कैटर्ड होते थे, तब जाकर के कहीं ना कहीं डिस्प्ले स्क्रीन पे एक इमेज फॉर्म होती थी। ठीक है, पुराना प्रकार का मॉनिटर जो इलेक्ट्रॉनिक बीम का उपयोग कर स्क्रीन पर इमेज बनाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं LCD की। तो LCD क्या भाई? CRT के बाद आपका LCD आता है, बट LCD से पहले थोड़ा सा और जान लीजिए। आपके CRT मॉनिटर 2 तरह के होते थे। एक आपका होता था, याद आ रहा होगा आपको, कि कलर वाली टीवी आती थी और ब्लैक एंड वाइट वाली टीवी आती थी, है ना। तो जो आपकी कलर वाली टीवी होती थी उसको तो भाई कलर ही बोलते हैं, कलर मॉनिटर। और जो आपका ब्लैक एंड वाइट वाली टीवी होती थी उसको बोलते हैं मोनोक्रोम। तो 2 तरह की आपके CRT मॉनिटर थे, एक मोनोक्रोम और एक आपका कलर। कलर वाले में आपकी ये कलर का इस्तेमाल किया जाता था भाई, RGB। ठीक, अब बात करते हैं LCD। LCD क्या है? इसका फुल फॉर्म पहले तो आप जान लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म होता है। अ मॉनिटर दैट यूज लिक्विड क्रिस्टल एंड अ बैक लाइट टू प्रोड्यूस इमेज। यहाँ पे देखो लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है, और बैक लाइटिंग के लिए यहाँ पे इसके खुद के लाइट सोर्स नहीं होते हैं, ये एक्सटर्नल लाइट सोर्स का इस्तेमाल करके बैक लाइटिंग करवाता है, फिर जा कर के स्क्रीन पे कोई इमेज फॉर्म होती है। ये होता है आपका LCD का काम। बट अगर आपके पास LCD होगी तो उसमें चीज़ें आपको थोड़ा सा ब्लरी टाइप का दिखाई पड़ता होगा। और अगर आपने कभी ये नोटिस किया हो, आप उस LCD की स्क्रीन पे जाकर के अगर आप प्रेस करते हैं अपने फिंगर से, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा कि लिक्विड भाग रहा है इसके ऊपर से, है ना, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो ये आपके LCD की पहचान होती है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं LED की। तो लाइट इमिटिंग डायोड, अभी मैंने आपको इसी के 2 टाइप बताए थे, OLED और आपका AMOLED, है ना। तो LED क्या है? LED मॉनिटर्स एक ऐसे टाइप ऑफ मॉनिटर जो कि आज के टाइम पे यूज़ हो रहे हैं, और ये एकदम हाई कलर कंट्रास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एकदम क्लियर चीज़ें दिखाई पड़ती है, एकदम बढ़िया बढ़िया अच्छे से पिक्चर्स क्वालिटी होते हैं, है ना। अब इसके अंदर की बात कर लेते हैं भाई। तो इसके पास खुद का लाइट सोर्स होता है, चाहे वो बैक लाइटिंग हो, चाहे फिर वो इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हो। इसमें कई सारी LED लाइट्स लगी होती हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, सर आपने जो क्वेश्चन बोला था उसका कृपया करके आंसर तो बता दीजिए। तो किसी का आंसर तो आया नहीं कमेंट बॉक्स में, तो इससे यही पता चलता है कि आप लोग को उसका आंसर पता नहीं है ना। तो उस चीज़ का आंसर होगा भाई आपका 4th जनरेशन। 4th जनरेशन के दौरान पे ही पर्सनल कंप्यूटर का उदय देखा जाता है। तो यही क्वेश्चन कल पूछा गया था आप सभी से, तो नोट डाउन कर लीजिए अगर आप लोगों को नहीं पता है तो, कि पर्सनल कंप्यूटर का उदय 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही देखा गया था। क्लियर? चलो अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ें। अब कुछ और भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे आपका स्पीकर हो गया। तो स्पीकर के बारे में लगभग सभी जानते होंगे, जिस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई, फटाफट कवर करते हैं। स्पीकर आप सभी जैसे कि अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर के वजह से ही हमारी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है ना। हमारे पास एक माइक्रोफोन है, हम जिसका इस्तेमाल करके आवाज़ को जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं कंप्यूटर को समझने लायक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। और आपके पास आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है क्योंकि आपके फ़ोन में स्पीकर लगा हुआ है। तो स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो मेरे द्वारा या हमारे द्वारा बोले गए वर्ड्स को पहले तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया कंप्यूटर, उसको प्रोसेस करने के बाद आपके सामने एक साउंड के फॉर्म में रिज़ल्ट पेश कर रहा है। ठीक है, तो ये स्पीकर का काम होता है। या फिर आप लोग जो है जब घर पे अकेले होते हैं तो बढ़िया सा डीजे बजा के खूब सारा डांस करते हैं ना, तो क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि आप वहाँ पे स्पीकर का यूज़ कर पा रहे हैं। चलिए, अगला डिवाइस है आपका प्रोजेक्टर। अच्छा, प्रोजेक्टर का भी आपने इस्तेमाल देखा होगा, जिसमें से क्या होता है भाई, एक लाइट की बीम्स निकलती हैं और एक वाइट स्क्रीन पे या फिर वाइट पर्दे पे जा कर के जब वो प्रोजेक्ट करते हैं तो चीज़ों को डिस्प्ले करवाता है। तो लगभग ये आपका मॉनिटर की तरह ही होता है। और इसका भी आपने यूज़ देखा होगा स्कूल टाइम में, आप लोगों ने कहाँ देखा होगा? अपने स्मार्ट क्लास में। आपको स्मार्ट क्लास के नाम पे ये प्रोजेक्टर को ही दिखाया जाता था। और दूसरा, इसको आप सबने नोटिस किया अगर कभी आप लोग मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल्स में, तो वहाँ पे कई सारे सिनेमा हॉल ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। बट ये पता इसलिए नहीं चलता है कि वो प्रोजेक्टर है या LED स्क्रीन है, कि भाई जब आप पहुँचते हैं तो वो ऑन होता है और आप कभी इस चीज़ को नोटिस करते नहीं हैं। अब नोटिस कैसे करेंगे? देखो,
एलईडी की पहचान होती है जब वो बंद रहती है तो प्योर ब्लैक कलर की दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो आपका एलईडी स्क्रीन होता है वो ब्लैक को एकदम प्योर ब्लैक दिखाता है। वहीं पे एलसीडी जो है हल्का सा ग्रे कलर का दिखाता है भाई बंद रहने पे। लेकिन जब आपका प्रोजेक्टर बंद रहता है तो उसका स्क्रीन आपको ना तो ब्लैक ना तो ग्रे, किस कलर का नज़र आता है, वाइट कलर का नज़र आता है। तो कभी अगर आप मूवी स्टार्ट होने से पहले सिनेमा हॉल पहुँचें तो वहाँ पे एक बार ज़रूर नज़र दौड़ाइएगा कि क्या वो सामने लगी हुई स्क्रीन वाइट कलर की नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि भाई वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है। दूसरा पहचानने का तरीका, अगर आप उस प्रोजेक्टर के सामने से जैसे गुजरते हैं तो आपकी परछाई सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है ना। तो कभी अगर आप सिनेमा हॉल में मूवी देखते देखते अंगड़ाई लेते हुए नज़र ऊपर दौड़ाएंगे तो प्रोजेक्टर ऊपर लगा रहता है छत पे। तो ये मैंने बताया आपको प्रोजेक्टर के बारे में। तो प्रोजेक्टर क्या है, डिस्प्ले इमेजेस और वीडियोस ऑन टू अ लार्जर स्क्रीन और अ सरफेस। इमेज या वीडियो को बड़ी स्क्रीन या सतह पर प्रोजेक्ट करने का काम करता है आपका प्रोजेक्टर। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं प्लॉटर। अब प्लॉटर भी आपका एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल करके बड़े बड़े मैप्स को, बड़ी बड़ी ड्राइंग्स को एकदम हाई क्वालिटी में प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूसेस लार्ज स्केल ड्राइंग्स और ग्राफिक्स यूजिंग पेन्स। तो ये काम होता है आपका प्लॉटर का। तो जो आपके बड़े बड़े बैनर्स बनते हैं वो प्लॉटर के इस्तेमाल से ही बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला आउटपुट डिवाइस है वीजीए, वीडियो ग्राफिक एरे, जिसकी वजह से कंप्यूटर के डेटा को हम स्क्रीन पे देख पा रहे होते हैं। वो पॉसिबल हो पाता है वीजीए की वजह से। तो पहले के कंप्यूटर्स में वीजीए इस्तेमाल किया जाता था, पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स में, है ना। लेकिन आज के टाइम पे HDMI का ऑप्शन आ चुका है। तो आज के टाइम पे आप लोग के स्मार्ट टीवी को जो आप कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे HDMI का ऑप्शन मिलता है, HDMI पोर्ट होता है, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अपने स्मार्ट टीवी को आप कंप्यूटर में तब्दील कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको फिर कभी इस चीज़ पे डिस्कस किया जाएगा। तो ये था भाई पूरा का पूरा आपका हार्डवेयर का पार्ट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी कोई समस्या है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर क्लियर हो गया है तो थम्स अप कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। फटाफट स्पीड में जल्दी से। और जितने लोग भी देख रहे हैं, लाइक करने में कंजूसी ना करें कृपया करके। आप लोग वीडियो के टाइटल के नीचे देखिए, आपको एक थोड़ा सा छोटा सा थंब वाला आइकन दिखाई पड़ेगा। उसको एक बार प्रेस करना है, 2 बार कोई प्रेस नहीं करेगा। नहीं तो भैया एक बार लाइक करोगे दोबारा से अनलाइक कर दोगे, है ना। तो ऐसी हरकतें नहीं करना है ना। तो थंब वाले आइकन को जाके प्रेस कर दीजिए, कंजूसी ना करें। और आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें भाई, क्योंकि आपका भी नॉलेज इन्हेंस होगा और साथ के साथ आपके मित्र का भी नॉलेज इन्हेंस होगा। तो आपका मित्र बाद में आपको पकड़ के पीटे ना, इस वजह से उन्हें भी बता दीजिए कि IT टूल का भंडारा स्टार्ट हो चुका है। डेली 11:10 से आपको इस चीज़ का भंडारा मिलेगा, जहाँ पे आपको खाने के लिए कद्दू की सब्ज़ी और कचौड़ी तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसको खा करके आपका पेट भी भर जाएगा और आपकी स्किल भी इन्हेंस हो जाएगी। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर हो गया है, सबका थम्स अप आ चुका है। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर वाले पार्ट्स की। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था क्लास को, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो वो तो होगी आपकी पुराने ज़माने की डेफिनेशन, एकदम रटी रटाई डेफिनेशन। थोड़ा सा एडवांस डेफिनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर क्या, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कई सारे प्रोग्राम का सेट होता है या ग्रुप होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को बताते हैं भाई कि क्या करना है। इसी को बोला जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। समझ में आया। देखो अब प्रोग्राम क्या होता है, कई सारे कोड्स का समूह होता है। तो कई सारे कोड को जब हम मिलाते हैं तो एक प्रोग्राम बनता है, और जब कई सारे प्रोग्राम को हम मिलाते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो दिस इज़ द डिफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब आज से आप लोग ये डिफिनेशन मत बोलिएगा कि सर सॉफ्टवेयर इज़ वेरी सॉफ्ट एंड हार्डवेयर इज़ वेरी हार्ड। अब आज से आप लोग को ये बढ़िया वाली डिफिनेशन बोलनी है कभी भी कोई अगर आपसे पूछता है सॉफ्टवेयर के बारे में तो। ठीक, चलिए ठीक है, सबको क्लियर है भाई। योगेंद्र को भी क्लियर है, सलोनी को भी क्लियर है, संजना को भी क्लियर है। चलिए तो अभी अभी जो लोग जुड़ रहे हैं जल्दी से थम्स अप बटन को प्रेस कीजिए।
लाइक वाइक करने में देखो भाई कंजूसी मत किया करो आप लोग, है ना, कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए ठीक है, तो हाउ सॉफ्टवेयर वर्क, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है अगर इसकी बात किया जाए भाई, तो देखो यहाँ पे चीज़ें रन हो रही होती हैं, मतलब कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी, जो कंप्यूटर के मेमोरी में इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं वो जब एग्जीक्यूट होते हैं उसके बाद फिर क्या होता है भाई, प्रोसेसिंग का काम होता है, मतलब कि जो आपके डेटा होंगे वो हैंडल किए जाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हैंडल डेटा टू परफॉर्म टास्क, टास्क को करने के लिए डेटा को हैंडल किया जाता है, मतलब प्रोसेस किया जाता है। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप होता है हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के साथ संवाद करना, मतलब कि कम्युनिकेट विद हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर। इंटरेक्शन में मतलब यही होता है कि चीज़ों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, मतलब कि संवाद किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। जनरेटिंग आउटपुट, फिर फाइनली जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपके सामने एक रिज़ल्ट बन के आता है जिसे बोलते हैं हम आउटपुट। तो प्रोड्यूसेस रिज़ल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद आपका एक रिज़ल्ट तैयार होता है, इसी को बोला जाता है आउटपुट। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के, सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो सॉफ्टवेयर के अगर प्रकार की बात किया जाए भाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तरह तरह के आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तीसरे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। एक ऐसा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसके वजह से हमारा कंप्यूटर रन हो पाता है, वर्क कर पाता है ना, तो इसी को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर के बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड इनेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, उसे बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कंप्यूटर चलाने के लिए विंडोज़ ओएस की ज़रूरत पड़ती है ना, अगर एप्पल का लैपटॉप है तो वहाँ पे आपके एप्पल के ओएस चाहिए होंगे। तो हार्डवेयर को नियंत्रित करने और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में सहायक सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम में ऑप्टिमाइजेशन और मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर यूज टू मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज़ द सिस्टम, एग्जांपल के तौर पे आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया। अगर आप इनकी सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके कुछ एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके होने से हमारा कंप्यूटर हमेशा हमेशा अच्छे तरीके से काम करते रहता है, आपके काम में कोई बाधा नहीं आती है, ठीक है ना। अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में नहीं है तो हो सकते हैं वायरसेस के अटैक हो जाएं, और वायरसेस के अटैक होने से आपका कंप्यूटर सिस्टम काम अच्छे से नहीं कर पाता है। तो इस वजह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का भी होना ज़रूरी है। फिर आपका तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ऐसा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसको बनाया जाता है स्पेसिफिक टास्कों को करने के लिए। तो यूज़र अगर अपना कोई भी टास्क करना चाहता है तो किसका इस्तेमाल करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा। इसका एग्जांपल है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना, कई सारे सॉफ्टवेयर्स आपके सामने हैं। अब बता दीजिए मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के और भी एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट। तो यही थी भाई आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कहानी। तो यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कहानी तो ख़त्म होती है, मतलब कि आज का हमने एक सेशन कंप्लीट कर लिया है। दूसरा पार्ट पे बात कर लेते हैं भाई, तो ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो अगर यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। क्लियर है सभी को, फटाफट थम्स अप कीजिए। चलिए ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है ओपन सोर्स वर्सेस क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो नाम से समझ में आ रहा होगा ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स, मतलब कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आपका ओपन सोर्स है तो वो फ्रीली अवेलेबल है, और कोई भी सॉफ्टवेयर अगर क्लोज सोर्स है तो उसको यूज़ करने के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी प्रकार से इनका दूसरा भी नाम होता है भाई, क्लोज सोर्स को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पे किसी एक का अधिकार होता है, किसी कंपनी के अंडर में रहता है भाई, वो यूज़ करना है तो आपको पैसे देना पड़ेगा। तो आइए इनके कुछ हम फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, कुछ विशेषताएं दोनों के बारे में अलग अलग। चलिए यस सर क्लियर है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे एक तरफ आपका है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दूसरी तरफ है आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर।
और एक तरफ इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका है कोड एक्सेस, कोड की पहुंच। तो जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे सोर्स कोड इज़ ओपनली अवेलेबल, मतलब कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं सबके लिए, कोई भी जा कर के उसके सोर्स कोड को कॉपी कर सकता है। लेकिन वहीं पे अगर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है भाई, सोर्स कोड इज़ हिडन एंड नॉट शेयर्ड। यहाँ पे सोर्स कोड क्या होते हैं, हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, उसको शेयर नहीं किया जाता है ना, सोर्स कोड छुपा होता है। अगर कॉस्ट की बात करें भाई, पैसे की लागत, तो जो आपका ओपन सोर्स होता है वो कम्प्लीटली फ्री होता है, फ्री टू यूज़। वहीं दूसरी तरफ आपका जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसको यूज़ करना चाहते तो आपको पैसा देना पड़ेगा। हिंदी में अक्सर यह मुफ्त में उपलब्ध होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और जो आपके क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं अधिकतर सॉफ्टवेयर भुगतान योग्य होते हैं, मतलब पैसा देना पड़ता है। अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें, संशोधन की बात करें, तो ओपन सोर्स में क्या है, यूज़र कैन मॉडिफाई द कोड। यूज़र क्या कर सकता है, उसके सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन कर सकता है, बदल सकता है चीज़ों को। बट वहीं पे अगर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे यूज़र जो है मॉडिफिकेशन का काम नहीं कर सकता है। ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो भाई आपका फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मुफ्त में बांटा जा सकता है। लेकिन जो आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं कैन नॉट बी शेयर्ड फ्रीली, इसको आप फ्रीली शेयर नहीं कर सकते हैं बिना अनुमति का। फिर अगला पॉइंट आपका सपोर्ट मतलब सहायता। अगर सहायता की बात करें तो जो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट मिलता है आपको, लेकिन जो आपके क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे कंपनी सपोर्ट मिलता है आपको, मतलब कंपनी बेस्ड सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, कंपनी द्वारा आधिकारिक सहायता मिलती है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आपका है सिक्योरिटी, सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो ओपन सोर्स में अगर देखा जाए भाई तो मे बी लेस सिक्योर्ड इफ़ नॉट मेंटेन प्रॉपरली। अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाता है तो हो सकता है इसमें सिक्योरिटी वाली चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम ना करें। यदि सही से ना संभाला जाए तो सुरक्षा कम हो सकती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की ये खासियत है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की भाई, तो जनरली मोर सिक्योर ड्यू टू कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ये ज़्यादा सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि भाई ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहता है, तो नियंत्रित वातावरण की वजह से अधिक सुरक्षित है आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। अब आप बात करेंगे सर कुछ तो एग्जांपल बता दीजिए कब से आप यहाँ पे ओपन सोर्स क्लोज सोर्स कर रहे हैं, बट हमें यही नहीं पता है कि भाई है कौन से सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में आते हैं, है ना। चलिए एग्जांपल की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपके सामने है पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे लिनक्स हो गया, VLC हो गया, पाइथन हो गया, है ना, लिब्रा ऑफिस हो गया जो आप लोग यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स हो गया। दूसरी तरफ क्लोज सोर्स की सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो विंडोज़ के सॉफ्टवेयर हो गए, MS ऑफिस हो गया, एडोबी फोटोशॉप हो गया, ये सब क्या हैं आपके क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये रही भाई आपकी कहानी ओपन सोर्स वर्सेस क्लोज सोर्स के बारे में। तो बताइए क्या यहाँ तक किसी कोई समस्या है? अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो आपका ओपन सोर्स मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं लगता है ना। अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसके कोड में। बट जो आपका प्रोप्राइटरी या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज़ करने के लिए आपको पहले तो परचेज़ करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, और उसके कोड में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक सा आपको इतना ही याद रखना है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्मवेयर। भाई ये भी आपका फर्मवेयर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। तो फर्मवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ परमानेंटली स्टोर्ड इन आर डिवाइसेस मेमोरी। इट प्रोवाइड लो लेवल कंट्रोल फॉर डिवाइसेस स्पेसिफिक हार्डवेयर। ये किसी न किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसको लो लेवल कंट्रोल प्रोवाइड करता है। जैसे इन हिंदी अगर बात किया जाए तो भाई फर्मवेयर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो डिवाइस की मेमोरी आमतौर रोम पर स्टोर रहता है, में स्थायी रूप से स्टोर होता है। यह डिवाइस के हार्डवेयर को निचले स्तर की कंट्रोलिंग प्रदान करता है। ठीक है, मतलब निचले स्तर की कंट्रोलिंग प्रदान करता है आपके डिवाइस के हार्डवेयर्स को। एग्जाम्पल या फिर यहाँ पे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे डिवाइसेस हैं मोबाइल फ़ोन्स, तो मोबाइल फ़ोन्स में
बूटिंग और बेसिक कंट्रोल सिस्टम फर्मवेयर यूज़, प्रिंटर्स, प्रिंटिंग कमांड्स एंड ऑपरेशन को नियंत्रित करना, स्मार्ट टीवी, रिमोट इनपुट एंड डिस्प्ले, राउटर्स की अगर बात की जाए तो नेटवर्क सिग्नल और चलिए अगर हम राउटर्स की बात कर लेते हैं भाई, तो नेटवर्क सिग्नल्स और डेटा राउटिंग को संभालना, बैस कंप्यूटर के स्टार्टअप को नियंत्रित करना। अच्छा बैस देखो भाई, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको। बैस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये कंप्यूटर के स्टार्टअप को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। नियंत्रित करना मतलब कंट्रोल करना, क्लियर है। तो ये था भाई आपका फर्मवेयर के बारे में, यहाँ तक क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ मैं भाई सबको। अच्छा इसके बाद हमारा अगला टॉपिक था ऐप के बारे में। तो आइए ऐप के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। अगला टॉपिक हमारा है मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप। चलिए थम्स अप कर दीजिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो। ठीक है, यस सर, ठीक है। और अभी भी आप लोगों के भाई थम्स अप बटन तक आपके फिंगर पहुँचे नहीं हैं, है ना। थोड़ा सा बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना आप लोग का हाथ वगैरह। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई मोबाइल एप्लीकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक ऐसा टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो हमारे मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया जाता है उसी को बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि स्मार्टफोन और टैबलेट पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, इसी को बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिज़ाइन टू रन ऑन आ स्मार्टफोन्स और टैबलेट, इसे बोलते हैं हम मोबाइल एप्लीकेशन। अब ये होते कितने तरह के हैं, देखो भाई जनरली ये 3 तरह के होते हैं। अगर इनके हम टाइप्स की बात कर लें तो पहला आपका है नेटिव ऐप, एक इस तरह का ऐप जिसको बनाया जाता है स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे कि एंड्रॉयड और iOS के लिए बना जो आपका एप्लीकेशन होता है उसी को बोलते हैं नेटिव ऐप। ऐप मतलब एप्लीकेशन। तो किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड या iOS के लिए बनाए जाते हैं आपके नेटिव एप्लीकेशंस। एग्जांपल के तौर पे आपका हो गया भाई व्हाट्सअप एंड्रॉयड के लिए और आई मैसेज iOS के लिए, ये आपके नेटिव एप्लीकेशंस के एग्जांपल हैं। फिर इसके बाद आपका दूसरा है वेब ऐप, मतलब वेब एप्लीकेशन। रन ऑन मोबाइल ब्राउज़र एंड डो नॉट नीड टू डाउनलोड इट। देखिए ये आपके जो मोबाइल ऐप्स होते हैं, इसमें जो आपका नेटिव ऐप था इसको यूज़ करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर अगर आपका एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है तो आपको गूगल प्ले स्टोर से या फिर जो भी आपका स्मार्टफोन का प्ले स्टोर है वहाँ पे जाके आपको इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप iOS यूज़र हैं, आईफोन यूज़र हैं, तो वहाँ पे आपको अपने एप्पल प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। बट जो आपके वेब ऐप होते हैं वो लुकिंग लाइक अ वेबसाइट, ये वेबसाइट की तरह दिखाई पड़ते हैं, इनको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर इसको कंपेयर किया जाए एज़ कम्पेयर टू नेटिव ऐप, थोड़ा सा स्लो होते हैं, है ना। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं भाई, फ्लिपकार्ट लाइट हो गया, जीमेल वेब हो गया, तो ये आपके वेब ऐप्स होते हैं। तीसरा आपका है हाइब्रिड ऐप। तो हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि भाई किन्हीं 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर के बना हुआ। तो जब हाइब्रिड ऐप्स है तो मतलब एक ऐसा ऐप जो नेटिव ऐप और आपके वेब ऐप दोनों के कंबाइंड फीचर्स को अपने साथ रखता है। तो यह नेटिव और वेब ऐप्स दोनों की विशेषताओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। एक ही ऐप कई प्लेटफॉर्म पर चलता है। एग्जांपल के तौर पे आज के टाइम पे आपका इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया। इंस्टाग्राम अगर आपको चलाना है तो आप इंस्टाग्राम चलाने के लिए क्या करते हैं भाई, प्ले स्टोर से जा कर के डाउनलोड करके इंस्टॉल करके भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप गूगल पे जा कर के मतलब या किसी भी ब्राउज़र पे जा कर के आप इसका वेब वर्ज़न भी यूज़ कर सकते हैं। सेम तरीके से आप व्हाट्सअप भी यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप वेब, है ना। ट्विटर भी यूज़ कर सकते हो आप भाई। तो तरह तरह के आपके ऐप्स हैं जो आज के टाइम पे लगभग सारे ऐप मेरे अकॉर्डिंग तो भाई हाइब्रिड ऐप ही हो चुके हैं। तो सबको हाइब्रिड मॉडल पे आप यूज़ कर सकते हैं लगभग। अब कुछ अगर ऐप्स की बात कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ऐप, उसका फुल फॉर्म, उसका पर्पस, उद्देश्य क्या है और लॉन्च डेट क्या है, ये 3 चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहला है आपका उमंग ऐप। तो उमंग ऐप क्या होता है भाई? एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म जिसका आप इस्तेमाल करके, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके द्वारा लाए गए स्कीम्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज गेन कर सकते हैं, और चाहें तो आप खुद को वहाँ पे बेनिफिट्स के लिए एनरोल भी कर सकते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसके फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछ लेता है, और फुल फॉर्म में आपको बड़ा कंफ्यूज करता है। यहाँ पे किसी में से न्यू हटा देगा, एज गवर्नेंस लिखा होगा, किसी में से भाई गवर्नेंस की जगह पे गवर्नमेंट लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपके इसमें फुल फॉर्म में कंफ्यूज करता है। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यही इसका सही फुल फॉर्म है। इसको लॉन्च किया जाता है नवंबर 2017 में। और ये कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, किसी को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए भाई, हमारे बीच में हमारे सर भी आ चुके हैं पढ़ाई करने के लिए, है ना। चलिए ठीक है। तो जो आपका उमंग है ऐप है, ये टोटल 23 भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश ये भी इंक्लूडेड है। इसी प्रकार से आपका आरोग्य सेतु ऐप की अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखो भाई, कोविड के टाइम पे ये आपका लॉन्च किया गया था, जो कि आपके हेल्थ रिकॉर्ड को ट्रैक कर रहा था, है ना। अब कोविड से याद आया कि भाई कोरोना तो एक बार फिर से दखल कर चुका है आपके जीवन में। तो आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया जाता है अप्रैल 2020 में। कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग एंड हेल्थ अपडेट्स, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद बात कर लेते हैं हम डिजी लॉकर का। तो डिजी लॉकर मतलब एक डिजिटल लॉकर, इसका फुल फॉर्म भी होता है डिजिटल लॉकर। अब एक ऐसा लॉकर जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने सर्टिफिकेट्स को स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी किस तरह के डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स, जो गवर्नमेंट के किसी न किसी एजेंसी के द्वारा आपको इशू किए जाते हैं, ठीक है। इसको लॉन्च किया जाता है जुलाई 2015 को। फिर हम बात कर लेते हैं एम परिवहन, मोबाइल परिवहन, व्हीकल एंड डीएल डिटेल्स फ्रॉम मॉट। ये आपका जो व्हीकल्स वाली चीज़ें या फिर डीएल वाली डिटेल्स इस ऐप पे आपको मिल जाता है। इसको लॉन्च किया जाता है आपको 2017 को। फिर आपका है भीम ऐप, एक आपका पेमेंट्स रिलेटेड ऐप है, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म होता है। यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म होता है, जिसका आप इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं या फिर कर सकते हैं। इसको लॉन्च किया जाता है दिसंबर 2016 को। फिर अगला ऐप है आपका माई GOV ऐप, इसका फुल फॉर्म होता है माई गवर्नमेंट ऐप, प्लेटफॉर्म फॉर सिटीज़न इंगेजमेंट। देखो, गवर्नमेंट से जुड़ने के लिए या फिर इंगेज करने के लिए सिटीजन्स के लिए भाई इसको लॉन्च किया गया था, कब? 2014 में। तो नागरिकों की भागीदारी के लिए सरकारी प्लेटफॉर्म, है ना। फिर अगला आपका ऐप है IRCTC, फुल फॉर्म इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन। इसका इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, टूरिज़्म सर्विसेज को आप एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं भाई यहाँ पे। तो रेल टिकट बुकिंग और पर्यटन सेवाओं के लिए बनाया गया ऐप आपका IRCTC ऐप था। कब इसको लॉन्च किया जाता है? तो जनवरी 2017 को। एक अगला ऐप है आपका गर्व ऐप, फुल फॉर्म होता है ग्रामीण विद्युतीकरण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ऐप। ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति और ट्रैक करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया गया था भाई? अक्टूबर 2016 में। तो इसी के साथ आज की क्लास को भाई यहीं पे रोका जाएगा, और फिर मिलेंगे कल की क्लास में। कल कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। कल हम जानेंगे कि हमारा कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है ना, कैसे डेटा प्रोसेस होता है, कैसे हम अपने डेटा को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर अपने डेटा को कहाँ स्टोर करता है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम कल की क्लास में भी। तो कल की क्लास भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, और कल की क्लास के बाद चैप्टर 1 आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। तो जितनी भी चीज़ें बचेंगी कल हम कवर कर लेंगे। और आप देख पा रहे होंगे जो आप क्लासेस में पढ़ते हैं लगभग हफ्ते भर, वो आप यहाँ पे 3 दिन की क्लास में ही, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन डिटेल में पूरा चीज़ कवर अप करते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे हम आगे भी पढ़ते रहेंगे भाई सारे चैप्टर्स में, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास, और चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिएगा।
और अगर क्लासेस आपको पसंद आई हैं, हमारी तरफ से दिए गए नॉलेज आपके काम का लगा, तो आप लोग जो है लाइक वाले बटन को एक बार प्रेस कीजिएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो डिसलाइक हो जाएगा। और ये नालायकपंथी आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरी क्लास में एक से बढ़ के एक कार्टून होते हैं, तो भैया एक बार अगर आपने लाइक कर दिया होगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो डिसलाइक हो जाएगा। तो एक बार ही प्रेस करें या फिर 3 बार करिएगा आप लोग, ठीक। तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं, जब वीडियो एंड हो जाएगा तो इसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी हैं। क्योंकि भाई अगर आप लोग की चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट, सी यू गाइस टुमारो। और रिवीजन करते रहिए।